नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सीएस अड्डा में। आज हम सभी कंपनी लॉ और कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस का चार्जेस चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि पार्ट ए में कवर होता है। सबसे पहले मीनिंग ऑफ चार्जेस। चार्जेस का मीनिंग क्या है? तो इतनी बड़ी जो लिखा है ना, ये पूरी डेफिनेशन है। इसको आपको अपने वर्ड्स में याद करना पड़ेगा। ये मैंने बुक की कॉपी पेस्ट किया है, लेकिन आप सभी को अपनी लैंग्वेज में इसको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ समझा देता हूँ कि चार्जेस होता क्या है। देखो, चार्जेस क्या होता है? कोई भी व्यक्ति, मेरे को आज अगर किसी से लोन लेना है, बैंक से लूं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लूं, या फिर किसी भी मार्केट में से लूं लोन, तो मेरे को कोई भी चीज सिक्योरिटी में देनी पड़ेगी कि अगर मैं आगे जाके उस लोन को रिपे नहीं करता या फिर लोन रिपेमेंट में डिफॉल्ट कर देता हूँ, तो जो लैंडर है, जो मनी लैंड कर रहा है, उसके पास एक राइट होता है कि वो उस असेट पे, जो भी मैंने चार्जेस लगाई है प्रॉपर्टी, उस असेट पे अपना राइट अनाउंस कर सकता है, उस राइट को एंजॉय कर सकता है। चार्जेस का मतलब यही एक सिंपल सी चीज होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। चार्जेस हमेशा ना फिक्स्ड मूवेबल प्रॉपर्टी पे नहीं लगता, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे लगता है जनरली। इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कंप्लीटली नहीं लगता, ऐसा हम कह नहीं सकते, लेकिन जनरली जब भी बड़े अमाउंट अगर की बात करी जाती है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी को पहले कंसीडर किया जाता है और मूवेबल प्रॉपर्टी को सेकेंडरी। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ चार्जेस। कितने तरह के चार्जेस के टाइप्स हैं? देखो, दो तरह के चार्जेस होते हैं, फिक्स चार्जेस, फ्लोटिंग चार्जेस। कौन से चार्जेस होंगे? एक तो फिक्स चार्ज होगा और फ्लोटिंग, मतलब कि जो चार्ज वेरिएबल रहेगा, वो फ्लोटिंग कहलाएगा, और जो चार्ज किसी प्रॉपर्टी पे फिक्स जाएगा उसको फिक्स चार्ज कहेंगे। इसका डिफरेंस पढ़ लेते हैं। क्वेश्चंस में, पेपर में अगर पीवाईक्यू वगैरह में देखोगे तो वहां पे फिक्स चार्ज या फ्लोटिंग चार्ज पूछा है कि इसमें से, इस चैप्टर में से हो सकता है कि केस लॉ भी आ सकते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं एज अ प्रोसेस। तो जो बेसिक इसका मेन चैप्टर होगा ना, वो मैं पार्ट 2 में कवर करूंगा। पार्ट 1 में सिर्फ मैंने सिंपल सा छोटा सा वीडियो रखा है। ठीक है। फिक्स चार्जेस क्या है? क्रिएटेड एन असर्टेन असेट। क्रिएट जो किया था एक असर्टेन असेट्स में, मतलब कि जब भी कोई बोरोअर होगा, वो लेंडर को जो भी असेट देगा, वो असर्टेन होगी, उसको पता होगी लेंडर को कि किस प्रॉपर्टी पे। मतलब कि अगर कोई भी बोरोअर है जो कि पुणे में रहता है, ठीक है, अब उसके 4-5 फ्लैट्स हैं पुणे में ही, तो वो बताएगा कि मेरा जो भी बुधवा पीठ में है, वो वाला फ्लैट का मैं चार्जेस आपको दे रहा हूँ इतने 2-3 करोड़ के लोन की अमाउंट पर। ठीक है। अब वहीं हम फ्लोटिंग चार्ज पे आते हैं। क्रिएटेड एन अनअसर्टेन असेट, मतलब इसमें क्या होता है कि अनअसर्टेन असेट रहता है, इसमें पता नहीं होती कौन सी असेट है। तो यहाँ पे बोरोअर क्या कहेगा कि मेरे पुणे में 4-5 फ्लैट्स हैं, उसमें से अगर मैं कभी भी डिफॉल्ट करता हूँ मनी में, अमाउंट जो मैं आपसे ले रहा हूँ लोन, तो फिर आप उस उन में से किसी भी फ्लैट पे चार्ज ले लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिक नहीं किया कि कौन सी वाले फ्लैट पे, कौन सी वाली प्रॉपर्टी पे चार्ज लें। उसने सिर्फ ये बोला कि आप इसमें से किसी भी फ्लैट पे चार्ज ले लें या फिर प्रॉपर्टी पे। तो ये अनअसर्टेन असेट कहलाती है। फिर सेकंड पॉइंट, सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। मतलब सिक्योरिटी, किसी भी चीज की जो आप सिक्योरिटी दे रहे हो, चार्ज क्रिएट कर रहे हो, वो एक स्पेसिफिक असेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। अगर कोई भी शॉप वाला है, लेट्स एग्जांपल गढ़ इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है, जेठालाल ने अगर कोई भी लोन लेगा, तो वो स्पेसिफिक बताएगा कि आपको हैवेल्स की टीवी पे चार्ज क्रिएट करता हूं मैं, ये नहीं बोलेगा। अब वहीं हम फ्लोटिंग चार्ज में आएंगे, तो जनरल प्रॉपर्टी लिखा है, तो वो ये चीज नहीं बोलेगा कि टीवी पर चार्ज क्रिएट करता हूँ। अब टीवी तो भाई सारी कंपनीज की हो जाएंगी ना, एलजी की भी आ जाएगी, सैमसंग की भी आ जाएगी, सोनी की भी आ जाएगी, पैनासोनिक की भी आ जाएगी। लेकिन फिक्स चार्ज में वो टीवी की कंपनी स्पेसिफिक बताएगा कि भाई सोनी की टीवी पे मैं चार्ज क्रिएट करता हूँ। समझे? फिर थर्ड पॉइंट,
कंपनी कैन नॉट डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ द चार्ज होल्डर। मतलब कि जिसने भी चार्ज क्रिएट किया है, मतलब कि जो बोरोअर है, जो लोन ले रहा है, वो कभी भी प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता लैंडर की कंसेंट से बगैर। मतलब कि हो सकता है कि अभी हमने जेठालाल का एग्जांपल देखा, तो उसके पास उसने बताया कि सोनी की टीवी पे आप चार्ज क्रिएट करो, तो जेठालाल सोनी की टीवी बेच नहीं सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ लेंडर। वहीं अगर कोई प्रॉपर्टी जो हमने पुणे अलग का लिया, तो वो अपना फ्लैट वाला स्पेसिफिक फ्लैट नहीं बेच सकता बुधवा पीठ वाला, जब तक कि वो लेंडर की कंसेंट नहीं ले लेता। ठीक है। वहीं हम फ्लोटिंग चार्जेस में देखें तो द mortgager इज फ्री टू डील विद द प्रॉपर्टी एज इट सीज फिट अंटिल द होल्डर्स ऑफ चार्ज केप्ट एनफोर्स देयर सिक्योरिटी। मतलब कि जो मॉर्गेजर होता है, मॉर्गेजर कौन होता है? हम जब भी चार्जेस का चैप्टर पढ़ेंगे या मूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह में होता है, तो दो चीजों को हम टर्म्स यूज करते हैं, मोर्गेजर, मोर्गेजी और मोर्गेज। मोर्गेज क्या होती है? जो कि हम सिक्योरिटी को चार्ज लगा रहे हैं, वो प्रॉपर्टी को, इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम मोर्गेज कहते हैं। मोर्गेज पे रखा है एज अ सिक्योरिटी रखने को हम मोर्गेज कहते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी को। मोर्गेजर कौन होता है? मोर्गेजर जो अमाउंट लोन बोरो कर रहा है, बोरोअर जो होता है वो मोर्गेजर होता है। मॉर्गेजी कौन होता है? जो अपना लोन लैंड कर रहा है, अमाउंट लैंड कर रहा है, लैंडर, वो मोर्गेजी होता है। तो यहाँ पे क्या बोला कि द mortgagor is free to deal with the property as it sees fit until the holders of charge take steps to enforce their security। मतलब कि द mortgagor जो होता है, बोरो जो है, वो फ्री है। मतलब कि अभी जेठालाल ने क्या बोला था कि ये सारी टीवी में से आप किसी पे भी चार्ज क्रिएट कर लीजिएगा अगर मैं अमाउंट में डिफॉल्ट कर देता हूँ अपने लोन में, मोर्गेज पे। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक टीवी तो बताई नहीं थी, तो वो अपना बिजनेस जो है वो रन करता रहेगा, उसके वो टीवी बाय करता भी रहेगा, सेल भी करता रहेगा, उसको लैंडर की कंसेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं पे क्या लिखा है? अंटिल द होल्डर्स ऑफ चार्ज टेक स्टेप्स। अगर कि कोई भी चार्ज होल्डर, लैंडर जो है, अगर वो स्पेसिफिक बता देगा इतनी टीवी, 30 टीवी को आप बेच नहीं सकते, तो वो उन 30 टीवी को बेच नहीं सकता। या फिर हमने बोला था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में कि वो उसने बताया कि पुणे में मेरे 4-5 फ्लैट्स हैं, तो लैंडर बोल देगा कि आप ये दो प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते, दो प्रॉपर्टी को आपको छोड़ के ही चलना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा कि आप दो प्रॉपर्टी के अलावा जितनी भी 3 प्रॉपर्टी, 4 प्रॉपर्टी जितनी भी बचती हैं, उसमें आप फ्री हैं बाय सेल करने में। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, इट हैज प्रायोरिटी ओवर फ्लोटिंग चार्ज। इसकी प्रायोरिटी जो रहती है फ्लोटिंग चार्ज से पहले रहती है। फिक्स चार्ज अगर कभी भी कोई डिफॉल्ट करता है बोरोअर, हो सकता है कि उसने चार्ज है लेंडर से लोन लिया हो, ठीक है, किसी को फिक्स चार्ज प्रॉपर्टी दी हो मॉर्गेज में, मतलब कि एज अ सिक्योरिटी, किसी को फ्लोटिंग चार्ज मॉर्गेज किया हो, तो जब भी अगर वो बोरोअर डिफॉल्ट करेगा, तो सबसे पहले अमाउंट जो है लाइबिलिटी किसको पे की जाएगी? फिक्स चार्ज जिसका भी होगा ना, उसको पहले अमाउंट पे किया जाता है, उसका लोन पहले क्लियर ऑफ किया जाएगा, उसकी लाइबिलिटी पहले पे की जाएगी। फ्लोटिंग चार्ज फिक्स्ड के बाद आएंगे। इसको हम सिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की तरह भी समझ सकते हैं। जो फिक्स्ड चार्ज वाले हैं वो होते हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर, और जो फ्लोटिंग चार्ज वाले होते हैं वो होते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, it is created on fixed assets like लैंड, बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी। मतलब कि ये फिक्स्ड असेट्स में क्रिएट किए जाते हैं फिक्स्ड चार्जेस वगैरह। वही मैंने बताया था ना कि इमूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह हो गया, मूवेबल प्रॉपर्टी भी होंगे, लेकिन फिक्स्ड असेट्स होने चाहिए। ये नहीं कि करंट असेट्स वगैरह हो, डेटर वगैरह पे आप कर रहे हो या बिल ऑफ एक्सचेंज, नहीं। लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, प्लांट एंड मशीनरी हो गई, या फिर आप अपने गुड्स वगैरह पे भी कर सकते हो, स्टॉक में वो भी कर सकते हो उसमें। वहीं अब हम जब फ्लोटिंग चार्ज में आएंगे, इट क्रिएटेड ऑन फ्लोटिंग असेट्स जैसे कि स्टॉक इन ट्रेड, डेटर्स। तो फ्लोटिंग चार्ज में जो मैंने बताया ना कि स्टॉक्स वगैरह में कर सकते हो, गुड्स वगैरह में कर सकते हो, डेटा में कर सकते हो, बिल्स एक्सचेंज में कर सकते हो, बीआर में कर सकते हो, तो वो फ्लोटिंग चार्ज में आएगा। फिक्स चार्ज में हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी आएंगे, और फ्लोटिंग में हम उस इमूवेबल प्रॉपर्टी भी आ सकती है और मूवेबल प्रॉपर्टी भी आ सकती है, लेकिन फिक्स चार्ज में हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी रहेगी। ठीक है। मेरे को लगता है कि सब समझ गए होंगे कि टाइप्स ऑफ चार्जेस क्या होता है। फटाफट एक बार सारे पॉइंट्स देख लेते हैं। देखो, सर्टेन गुड्स होते हैं, असर्टेन गुड्स होते हैं, असेट्स होती हैं,
स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को बताना पड़ता है, कोई भी जनरल प्रॉपर्टी हो सकती है। अगर कोई भी आप असेट्स अगर बेच रहे हो उससे पहले आपको लेंडर की कंसेंट लगती है। मोर्टगेजर को लेंडर की कंसेंट नहीं लगेगी, लेकिन अगर कभी लेंडर ने बता दिया कि इतने आपको प्रॉपर्टी छोड़ के जो दूसरी प्रॉपर्टीज है वो आप बाय सेल कर सकते हो, तब आप बाय सेल कर सकते हो। इसका फिक्स चार्ज का हमेशा प्रायोरिटी मिलती है फ्लोटिंग चार्ज के ऊपर। फ्लोटिंग चार्ज हमेशा बाद में ही आएगा फिक्स चार्ज के। सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड के तरह हमने इसको समझा। फिर ये हमेशा फिक्स एसेट पे क्रिएट किया जाता है फिक्स चार्ज, और फ्लोटिंग जो है फ्लोटिंग एसेट्स अगर आप, या फिर हम करंट एसेट्स अगर आप भी कह सकते हैं। ठीक है, आज का लास्ट टॉपिक पारिपार्श्विक चार्ज। पारिपार्श्विक चार्ज क्या होता है? पारिपार्श्विक चार्ज वो होता है, कोई भी व्यक्ति है, आज अगर मैंने लोन लिया, ठीक है, और मेरे पास सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है, मेरा घर। तो अगर मैंने किसी से पहले 50 लाख का लोन लिया, तब मैंने अपनी प्रॉपर्टी पे अपना घर उसको मोर्गेज पे दे दिया। फिर मैंने 1 करोड़ का लोन लिया, तब भी मैंने वापस से अपना ही घर, वही वाला घर उसको मोर्गेज पे दे दिया। मैंने थर्ड लोन ले लिया 5 करोड़ का, मतलब कि मैं लोन लेते जा रहा हूँ, 4-5 लोन ले लिए या उससे भी ज्यादा लोन ले लिए, एक ही प्रॉपर्टी पे रजिस्टर करता गया। तो बेसिकली इसको जो कहा जाता है ना, ये फ्रॉड ही कहला जाता है कि एक ही प्रॉपर्टी पे आप मोर्गेज लगाते जा रहे हो, लोन लेते जा रहे हो। तो under this, the charge is shared by more than one lender in the ratio of their outstanding amount. The prior consent of the existing charge holder is required by the company. मतलब कि देखो, अगर आप लोन ले रहे हो, मैंने अगर किसी से लोन लिया, अगर बैंक से लोन लिया, तो अगर एसबीआई बैंक से लिया, तो मेरे को पहले एसबीआई वाले को बताना पड़ेगा कि भाई मैंने 50 लाख का तुमसे लोन लिया, अब मैं 1 करोड़ का लोन जो है वो आईसीआईसी बैंक से लेने वाला हूँ। अब जब एसबीआई बैंक अलाउ कर देगा, तभी मैं फिर उस आईसीआईसी बैंक से 1 करोड़ का लोन लूंगा। फिर मैं आईसीआईसी बैंक पे गया, फिर मैं आईसीआईसी बैंक से 1 करोड़ का लोन लिया, फिर मैंने उससे बोला कि भाई मेरे को ना 5 करोड़ लोन की जरूरत है, तुम तो अब मेरे को दोगे नहीं, तो तुम मेरे को अथॉरिटी दे दो कि मैं जो 5 करोड़ का लोन है वो बैंक ऑफ इंडिया से ले लूं। फिर वो मेरे को परमिशन दे देगा, तो मैं फिर बैंक ऑफ इंडिया के पास जाऊंगा, वहां से 5 करोड़ का लोन ले लिया। फिर मैंने बैंक ऑफ इंडिया से बोला कि भाई मेरे को 10 करोड़ का लोन की जरूरत है, तो मेरे को परमिशन दे दो कि मैं एचडीएफसी बैंक से लोन ले लूं 10 करोड़ का। तो एक ही प्रॉपर्टी पे बस मैंने एग्जिस्टिंग जो क्रेडिटर्स वगैरह हैं, चार्ज होल्डर है, उनसे मैं बस परमिशन लेता गया, और वो मेरे को परमिशन देते जाएंगे, तो फिर मेरे को, मैं दूसरों से लोन ले सकता हूँ। अगर मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर 50 करोड़ है, तभी मैं ऐसा चीज कर सकता हूँ कि मैं दूसरा छोटा छोटा अमाउंट दूसरी दूसरी बैंक से ले सकता हूँ या लैंडर से ले सकता हूँ, लेकिन जो एग्जिस्टिंग चार्ज होल्डर है उससे पहले परमिशन भी लेनी पड़ेगी। अगर मेरी लैंड की ही जो अमाउंट था वो 1 करोड़ था, और फिर मैं दूसरी बैंक से भी उससे ज्यादा का अगर अमाउंट लोन ले लेता हूँ, तो ये फ्रॉड कहलाया जाएगा। साथ में अगर मैंने जो एग्जिस्टिंग चार्ज होल्डर है उनसे भी परमिशन नहीं ली और दूसरे से लोन ले लिया, तो तब भी ये फ्रॉड कहलाया जाता है। इस पे केस स्टडी बनती है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। पेपर में हो चार्ज का जब भी चैप्टर आता है, अभी जो लास्ट के अटेम्प्ट हुए ओल्ड सिलेबस 2017 में, उसमें से परिपासु का एक क्वेश्चन तो आया ही था, मेरे को याद है, और शायद से एक और आया था। 2 क्वेश्चन अभी तक केस स्टडी में बन चुके हैं परिपासु चार्ज से। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। पार्ट 2 में हम इसके प्रोसीजर्स वगैरह काफी सारे प्रोसीजर्स पढ़ेंगे। आज की वीडियो छोटी रही, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना वो थोड़ी लंबी बन जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा, जय श्री राम।